सर आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ठीक है, आपने बोला ही नहीं बेटा, मैंने इतनी क्लास निकाल दी। ठीक है ना? आ रही है सर, आ हाँ, रही ठीक है। है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नो सर। अपन ने ये बात कर ली थी, शास्त्री जी का देहांत हो गया था और इंदिरा जी किन परिस्थितियों में आई, ये बात हम कर चुके थे। यहां तक बात हो गई थी अपनी। अब देखो इंदिरा जी का कार्यकाल शुरू कब हुआ था? 1961 से, 66 से, है ना? देखो चुनाव कब हुए थे? 2 बरस तो शास्त्री जी रह गए, 64 से 66 तक, है ना? और 66 से 67 तक इंदिरा जी रही, 1 साल। और 62 से 64 रहे नेहरू जी, एक ही कार्यकाल में। यहाँ तो नेहरू जी, यहाँ शास्त्री जी, और यहाँ रहे इंदिरा जी। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? समझ में आ रही है बात? चुनाव एक ही है, कौन सा? तीसरा चुनाव, तीसरा आम चुनाव। बताओ इसमें क्या दिक्कत आई? कौन सा है? तीसरा आम चुनाव। हम जानते हैं कितने वर्ष के लिए होता है चुनाव? 5 वर्ष के लिए होता है। तो शुरू के 2 साल तो कौन ले गए? नेहरू जी। आगे के 2 साल किसने राज किया? शास्त्री जी ने। 1 वर्ष किसके नसीब में आया? इंदिरा जी के। बताओ अब दिक्कत थोड़ी आएगी। पूछ ले आपसे कि तीसरे कार्यकाल में या तीसरे आम चुनाव में कितने प्रधानमंत्री परिवर्तन हुए? 3। देखो जब तक मंत्री परिषद चेंज नहीं होता ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से मंत्री परिषद के सदस्य बदल सकते हैं, लेकिन सरकार में बहुमत अगर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं, अभी कर्नाटक की बात चल रही है, तो क्या सरकार थोड़ी बदल रही है? सरकार तो वो की हुई है। मुख्यमंत्री चाहे तो बदल सकते हैं, किसी को भी बहुमत दो और मुख्यमंत्री की शपथ दिला दो। बस शर्त यह है कि जो विधायक दल है वो उसका समर्थन करना चाहिए, सांसद दल है उसका समर्थन करना चाहिए। जो सांसद पहले थे वही अभी भी है, लोकसभा वो की हुई चल रही है, तो कहीं कोई दिक्कत आई ही नहीं और मामला आगे बढ़े गया। आई हैव नॉट सीन क्लियर। प्रदीप सिंह भाई, सबको ही नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर। प्रदीप आपको दिख रहा नहीं है, बाकी है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, बाकी सबको दिख रहा है। देखो एक बात तो अपने को ये समझ में आ गई। अब दूसरा देखो इस चुनाव में क्या हुआ। अब 67 का आम चुनाव हुआ तो यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, है ना? जो प्रसिद्ध नेता थे ना, प्रसिद्ध नेता कौन कौन? नेहरू जी, शास्त्री जी, ये सब जा चुके थे। बताओ स्वर्गवास हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना? तो इन सब के बिना पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। देखना ये सवाल बड़ा खतरनाक है, आपको समझ में आनी चाहिए हर चीज। कौन सा चुनाव है? चौथा आम चुनाव। कब हो रहा है? 67 में हो रहा है। लीडर कौन है? इंदिरा गांधी, क्योंकि सत्ता 1 साल पहले ही मिल चुकी थी 66 में, और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये पहला ही चुनाव है। कांग्रेस का विभाजन कब पढ़ा था अपन ने? 4 में ओ और आर पढ़े थे ना? याद नहीं है बेटा? अरे कांग्रेस को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक तो कौन सा? ओ, एक कौन सा? आर। बांटा था ना? कब बांटा था ये पूछ रहा हूं मैं। यस सर। कब? 69 में। कब हुआ बंटवारा? 69 में, याद रखना, है ना? देखो यहाँ क्या हुआ। एक तो प्रसिद्ध नेताओं के बिना इंदिरा गांधी जी लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी,
लड़ रही थी। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो धीरे धीरे जन आधार राज्यों से हट रहा था। इस चुनाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। आप देखो 2 युद्ध पहले लड़ चुके हैं, 62 और 65 वाला नजदीकी लड़े, 62 व 65 वाला। तो जो हालात थे उनका भी फर्क यहाँ पर पड़ा, हालातों का फर्क यहाँ पर पड़ा। बहुत सारे कारण थे इसके, बहुत सारे कारण थे, है ना। कारणों पे अपने को नहीं जाना, अपने को परिणाम देखना है बस, केवल क्या देखना है, परिणाम। कारणों पे अगर हम जाएंगे तो मामला यहाँ पर बैठेगा नहीं, अपने को सिर्फ परिणाम देखना है। और परिणाम क्या हुआ, पहली बार, क्या सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। पहली बार कांग्रेस राज्यों में हार रही थी। कहां हार रही थी, राज्यों में, राज्यों में हारी थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सवाल पूछ ले, पहली बार राज्यों में कांग्रेस को हार कब मिली और कितने राज्यों में मिली, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 9 राज्यों में, इसमें 67 में, और 7 राज्यों में तो ये हार गई, 2 में हो गया दल बदल, कुल मिला के 9 राज्यों में हार गई। कितने राज्यों में हार गई, 9 राज्यों में हार गई, 9 राज्यों में हार गई थी। सवाल क्या आया, पहली बार कांग्रेस कितने राज्यों में कौन से चुनाव में हारी, तो पहली बार 67 चौथे आम चुनाव में 9 राज्यों में हारी। अब ये पूछोगे 9 राज्य कौन से हैं, तो अपन बंगाल से बैठे पंजाब तक मिडिल इंडिया को क्रॉस करें, ऐसे जैसे मिडिल इंडिया को अपन क्रॉस करें तो एक भी राज्य यहां से लेकर यहां तक, है ना, एक भी राज्य कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं था। इसका मतलब पूरा हिंदी भाषी बेल्ट, जहां जहां हिंदी बोली जाती है सब के सब क्या हो गए, गायब हो गए। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें, कहीं कोई पूछना है क्या इसमें चीज, क्लियर। अब इसमें 2 चीजें और हैं, यहां तक की बात समझ में आई, कांग्रेस के नेता नहीं थे, 62-65 के युद्ध के हालात खराब थे, आर्थिक स्थिति खराब थी। इसमें एक चीज और रह गई, वो और देख लो, डॉलर का नाम सुना, डॉलर, हाँ। अंतरराष्ट्रीय सर्वग्राही मुद्रा है ना, सब इसको लेते हैं आजकल, जमाना ही डॉलर का है ना। इसको लेने से कोई मना नहीं करता, जैसे अंग्रेजी को बोलने से कोई मना नहीं करता। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, अंग्रेजी क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, वैसे ही डॉलर क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो किस में होता है, डॉलर में होता है। अब क्यों नहीं होता हमारी मुद्रा में, ये अपने को जानना जरूरी है। देखो क्या है, मान लो भारत के रुपए में अमेरिका ने क्या दे दिया, सामान दे दिया, भारत के रुपए में अमेरिका ने क्या दे दिया, सामान, और भारत का रुपए डूब गया, है ना, ऐसा नहीं हो, भगवान ना करे ऐसा हो, डूब गया। अब क्या अमेरिका को उस पैसे की वैल्यू मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। आपने नोट देखा, 100, 50, 500, 2000 सबने देखे हैं, उसमें साफ लिखा होता है मैं धारक को इतने पैसे धारण करने का वचन देता हूं, इट मीन्स माई वैल्यू इज इसके बराबर। बताओ है कि नहीं है, कि मेरा जो ये आपने जो ये कागज का टुकड़ा ले रखा है, आपने जो करेंसी ले रखी है वो इतने वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब यही होता है, ऐसा हो जाए कि अर्थव्यवस्था डूब जाए, अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, डूब जाए, तो रुपए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। एक हिसाब से आप मुद्रास्फीति कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, मुद्रास्फीति कह सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, 1 किलो घी आज से 5 साल पहले 250 रुपए के आसपास आता होगा, है ना। अभी क्या चल रहा है भाव, 800 मान ले, है ना, या तो 600 होगा या 800, यही चल रहा है भाव, है ना। मैं तो खरीदता नहीं इसलिए मुझे तो पता नहीं है। देखो 1 किलो घी कितने का आ रहा है, 250 रुपए का, कितने बरस पहले, 5 बरस पहले। आज कितने का आ रहा है, 800 रुपए का। समझ में आ रहा है बेटा। देखो यहाँ क्या गिरा,
वैल्यू सेम है। उस दिन भी 1 किलो घी आ रहा था, आज भी क्या आ रहा है 1 किलो घी, लेकिन देखो रुपए कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं, रुपए क्या देने पड़ रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब रुपए में वजन नहीं रहा, रुपए में वजन नहीं रहा, रुपए की वैल्यू गिरी है, रुपए डूब रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। यूरोप में कब आई थी? अर्थशास्त्री बताओ भाई, यूरोप में कब आई थी महामंदी? 1930। याद नहीं है क्या? अपने तो आती रहती है हर दूसरे तीसरे साल। 2009 में आई थी, 2003 में आई थी, अभी चली रही है। ये तो हमारे नसीब में ही है ना? देखो ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर डॉलर सर्वग्राही मुद्रा इसलिए लाई गई है ताकि पूरी दुनिया में कहीं कोई डूबे नहीं, कहीं किसी को नुकसान नहीं हो, इसलिए। समझ में आई? इसीलिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार नहीं होता। जैसे मान लो पाकिस्तान को हमने क्या दे दिया? पेट्रोल उट्रोल दे दिया, चीनी उनी दवाइयां ववाइयां दे दी, और पाकिस्तान का रुपए हमने ले लिया। हम जानते हैं 500 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, 150 से ऊपर पेट्रोल हो रहा है, तो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू ही नहीं है, तो लेके करेंगे क्या, है ना? अगर हमने पाकिस्तानी रुपए ले भी लिया तो उसका करेंगे क्या, क्योंकि दुनिया में तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। इसीलिए व्यापार किसमें होता है? डॉलर में होता है। समझ में आई? अब देखो दूसरा सवाल लिखो। इंदिरा गांधी जी ने, सवाल लिखो, इंदिरा गांधी जी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम क्यों की थी? इंदिरा गांधी जी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम क्यों की थी? ऐसा सिंबल होता है डॉलर का, है ना? वैसे डॉलर सबको अच्छे लगते हैं। आपको बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये याद रखना, है ना? इसीलिए मैंने डॉलर को बताया। अब देखो बेटा एक बात ध्यान से समझना, है ना? 1 रुपए के बराबर जब देश आजाद हुआ तो $1 ही था। कब? 1947 के टाइम की बात है ना? $1 के बराबर 1 रुपए था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर बराबर मामला था। फिर भारत ने रुपए की वैल्यू क्यों गिराई? पहला सवाल तो। दूसरा सवाल, गिराई तो इतनी ज्यादा क्यों गई? आज लगभग 60 रुपए के आसपास, 60 से 70 रुपए के आसपास डॉलर की वैल्यू चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जो 60 लोग खर्च करेंगे, अमेरिका का एक व्यक्ति खर्च करता है, इसका मतलब इतना तगड़ा हो गया, है ना? $1 ले आओ, 60 रुपए के बराबर है। जो चीजें हम 60 रुपए में कर सकते हैं, अमेरिका वाला $1 में ही कर लेगा। इतना पावरफुल उनका पैसा है। फिर हमने कम क्यों किया? ये बात समझ में आई क्या? $1 के बराबर आजादी के समय कितना था? 1 रुपए था। $1 के बराबर 1। 67 के तक क्या था? $1 से 5 रुपए। इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? $1 से 7 रुपए कर दिया। 3 कंडीशन हमने पढ़ी। देखो पहली कंडीशन तो कौन सी? आजादी वाली। आजादी के समय डॉलर का भाव क्या था? $1 बराबर 1 रुपए था, तो मामला था बराबर, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। इंदिरा गांधी जी जब आए तो उनके टाइम क्या था? 5 रुपए $1 के बराबर। ये किसके समय था? इंदिरा गांधी आई तब था। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में क्या कर दिया? $1 से घटाकर 7 रुपए कर दिया। ये घटा ना, वैल्यू गिरा दी। तो इससे फायदा होता है कि नुकसान? अर्थशास्त्री बताओ, इससे देश को फायदा होगा या नुकसान? निकिता आपके पास अर्थशास्त्र है ना? नो सर। किसके पास है भाई बताओ? इससे दोनों होंगे। देखो नुकसान भी होगा और फायदा। अपन बात करते हैं अपने काम की, है ना? इससे फायदा हुआ देश को। क्या फायदा होता है? देखो आप सनी मार्केट चले क्या? आज पहुंच गए सब? यस सर। अब देखो सनी Yes, sir. मार्केट पहुंच गए सब बैग ले लेके। आप बताओ ऐसा कोई बंदा है अपने में से जो पैसे ज्यादा देगा, खराब चीज लेगा? कोई नहीं है। हम क्या क्या देखेंगे उस मार्केट में? सस्ती चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? सस्ती चीज देखेंगे, ज्यादा आ जाए ऐसी चीजें देखेंगे, ज्यादा आ जाए, कम पैसे में आ जाए, बढ़िया क्वालिटी की आ जाए, यही चीजें हम देखते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ भी यही हुआ कि विदेशी लोग भारत के रुपए क्या मिलेंगे उनको? ज्यादा। तो इससे क्या बढ़ेगा? निवेश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? निवेश बढ़ेगा। बाहरी लोग आएंगे ज्यादा,
निवेश बढ़ाना ही तो हम चाह रहे थे, है ना। इंदिरा गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि हर हाल में क्या बढ़ जाए, निवेश बढ़ जाए। निवेश किसे कहते हैं, बाहरी लोग हमारे यहाँ क्या लगा दे, पैसा लगा दे। पैसा लगा दे तो अर्थव्यवस्था रनिंग में आ जाएगी, रनिंग में आ जाएगी तो हम गरीबी से आगे निकले जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं। कई आप जैसे विद्वान कहते हैं कि भाई ये तो गलत किया, रुपए को ही गिरा दिया, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। देखो इसका एक सीधा सा फंडा अर्थशास्त्र की तरफ लेके जाते हैं, आपके किसी काम का नहीं है, समझने का है। जब तक आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका क्या नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये रुपए की वैल्यू किसके आधार पर होती है, उत्पादन के आधार पर होती है। सब तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कहां से बढ़ेगा उत्पादन, है ना। दूसरा देखो, अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जितना उगाते उतना खा जाते हैं, तो उत्पादन का आधार बढ़ेगा कहां से, है ना। इसीलिए हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही है। अगर हम प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा दें, चाइना की जीडीपी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो उत्पादन बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसमें चाइना का माल ना हो, है ना। क्यों, क्योंकि उनका उत्पादन आधार बढ़ा, उत्पादन आधार बढ़ा तो रुपए की वैल्यू, चाइनीज मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही अपने ये कहानी समझ में आई क्या, या दोबारा बताओ। अदिति, कार्तिक, सर दोबारा बताओ। दोबारा देख लो सवाल क्या आएगा, ये तो समझ में आया। 67 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने रुपए की वैल्यू गिराकर, है ना, संख्या बढ़ रही है, गिर रहा है, रुपए ज्यादा देना पड़ेगा ना डॉलर के बरिए, तो रुपए की वैल्यू गिराई क्यों थी, सवाल यह आएगा, ठीक है। या अवमूल्यन, एक शब्द है, लिख लो, अवमूल्यन, अवमूल्यन लिख लो, डिमोटलाइजेशन, है ना। आपने सुना ना वो मुद्रा वाला अभी आया था, नोटबंदी वाला, यही मामला था, वो रुपए इसी तरीके से चलते हैं ये। अब देखो क्या किया इंदिरा गांधी जी ने, रुपए की वैल्यू क्यों गिराई थी, इसलिए गिराई थी ताकि बाहरी निवेश आसानी से आ जाए, लोग आकर्षित हों और ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ निवेश हो। देखो शनि मार्केट क्यों गए थे, कम पैसे में ज्यादा माल मिल जाए, सस्ता मिल जाए। बताओ गए थे कि नहीं गए थे। शनि मार्केट का उद्देश्य क्या था, पैसा बचाना और आसानी से जीवन यापन करना। तो बाहरी विदेशी लोग भी क्या करेंगे, सस्ता काम करने में आ रहे हैं, अच्छा माल मिलेगा और सस्ते पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे और मिलेगा क्या, ज्यादा। इसीलिए निवेश बढ़ता है। जब जब रुपए की वैल्यू गिरेगी, बाहरी लोग आकर्षित होंगे और निवेश बढ़ता है। हमें निवेश की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसीलिए ऐसा हुआ। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक। ठीक है, बस इसमें तो इतना ही है। एक शब्द और है इसमें, इसको हटा दोगे बेटा। ये देख यस रहे हो, सर। सवाल लिखिए। यस सर। पहली बार कांग्रेस राज्यों में कब आ रही, यस सर। कब आ रही, 67 में। 7 7 में। राज्यों में तो सीधा सीधा आ गई, 2 में क्या हो गया, दल बदल। सवाल बताओ भाई, दल बदल कौन सी अनुसूची में, 10वीं 85, है ना, 1985। बहुत बढ़िया बात, अच्छा पढ़ रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और रह गई, लिखो गैर कांग्रेसवाद क्या था, शब्द लिखो, गैर कांग्रेसवाद का अर्थ स्पष्ट करो। गैर कांग्रेसवाद, ये गाने कौन सुना रहा है भाई, बंद रखो माइक वगैरह ना, निशा, अश्विनी, बंद करो बेटा, ठीक है। देखो गैर कांग्रेसवाद, इस चैप्टर से आपको शब्द ही मिलेंगे, है ना। जैसे प्रीवी प्लस पूछ लेगा, गैर कांग्रेसवाद पूछ लेगा, और बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये शब्द अपने को ध्यान से समझने हैं। देखो कांग्रेसवाद वाले का मतलब सारे कांग्रेस के, ये क्या हो गए, विरोधी। अब विपक्षियों को लगने लग गया कि भाई देश आजाद तो हो गया 47 में, पहला चुनाव हो गया 52 में, और हम तो बैठे हैं, आज तक क्या नहीं मिली, सत्ता। कब तक बैठे रहेंगे, समझ में आई बात।
देश आजाद हो गया 47 में, पहला चुनाव हो गया 52 में, लेकिन हमें आज तक सत्ता का सुख नहीं मिला। क्या करें, है कि नहीं है? ऐसे में सारे विपक्षी एकजुट हो गए, सारे विपक्षी क्या हो गए, एकजुट हो गए किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। और यही क्या कहलाया? गैर कांग्रेसवाद कहलाया। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर? सर दोबारा बताओ एक बार। देखो क्या हुआ, चौथे आम चुनाव कब हो रहा था? 67 में हो रहा था। अब जो विरोधी पार्टियां थी ना, वो छोटे छोटे गुटों में बटी हुई थी, है ना? कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी थी, 3 बार उन्होंने राज कर ही लिया था, 15 साल तक, 3 आम चुनाव तक इनका प्रभुत्व था, हमने पढ़ लिया था। अब चौथे आम चुनाव में विपक्षियों को लगा कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो कांग्रेस तो रह गई बड़ी, हम रह गए छोटे छोटे, तो सारे एक अगर हो जाएं तो कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं और हम जीत सकते हैं। ये बात किसको समझ में आ गई थी? विपक्षियों को समझ में आ गई थी। तो जो विपक्षियों का जो गठबंधन बनाना, एकजुट हो गए किसके विरुद्ध? कांग्रेस के विरुद्ध। इसे ही क्या कहा गया? गैर कांग्रेसवाद कहा गया। और यही कारण था कि 9 राज्यों में हार गई कांग्रेस। सारे विपक्षी क्या हो गए? एकजुटे हो गए और कांग्रेस को बाहर करने के लिए ऐसा किया गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर? अब देखो चुनाव का रिजल्ट आगे आपकी किताब में एक नक्शा दे रखा है ना? एक नक्शा दे रखा है इस चैप्टर में, उसमें ये दिखा रखा है कि कौन से राज्यों में कांग्रेस नहीं थी, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने को, एक बार बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है। अभी तो अपने मैप नहीं आता, लेकिन फिर भी थ्योरिकल क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कौन से राज्यों में कांग्रेस नहीं थी। तो एक तो अपने को पहले से ध्यान है कि पहले आम चुनाव से केरल और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं थी, ये तो हम जान रहे हैं। पहले आम चुनाव में जब पूरे देश में कांग्रेस थी तो केरल में नहीं थी। वहां कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट। फ्री वाली जगह लिख लो एक सवाल, है ना? पहले आम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी, पहले आम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट थी, सीपीआई बोलते हैं इसको, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आपको कि सवाल पूछ ले कि पहली पार्टी तो कौन सी? कांग्रेस थी, तो दूसरी कौन सी थी? कम्युनिस्ट थी। अब ये याद रखने लायक सवाल हो गया, फ्री वाली जगह लिख लेना। ये समझ में आया कि सारे जो भी कांग्रेस में नहीं थे, यानी कि विपक्षी थी, सीपीआई थी, जो भी पार्टी थी, जनसंघ वगैरह, इनको समझ में आ गया कि भाई अलग अलग लड़ेंगे तो जिंदगी में नहीं जी सकते, तो क्या हो जाओ? एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और किसके विरुद्ध लड़ना है? कांग्रेस के विरुद्ध लड़ना है। यही क्या कहलाया? गैर कांग्रेसवाद कहलाया। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहां तक? क्लियर? आगे देखो, यस सर। आगे देखो इसके रिजल्ट, रिजल्ट थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। एक रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया, है ना? 7 + 2 यानी कि कितने राज्यों में हार गई? 9 राज्यों में हार गई। कौन? कांग्रेस। और पहली बार हार रही थी, जिंदगी में पहली बार ही हार का मुकाबला करना पड़ा। अब यहां पर सवाल ध्यान रखना, केंद्र में पूर्ण बहुमति था, ये याद रखना है। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं? केंद्र में हरवा देते हैं इसको, है ना? तो केंद्र में 67 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या थी? लगभग बॉर्डर पे थी, भयंकर बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की ही थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी ही जीत कर आई थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ परिणाम में क्या दिक्कत आई? हारी कहां? केवल राज्यों में। केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन कैसे तैसे जोड़ तोड़ कर उन्होंने मामला बैठा लिया, लेकिन सरकार मामला पूर्ण बहुमत का ही था। जैसे गहलोत साहब की सरकार कैसी है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, गठबंधन की थोड़ी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने विलय कर लिया, है ना? यदि सपा वाले नहीं आते तब तो वो क्या कहलाती? गठबंधन की कहलाती। लेकिन राजस्थान में कितनी सीटें थी? 99। इसमें कितने मिल गए? 6 मिल गए किसके? सपा के। तो कितने हो गए? 105। ये सपा छोड़कर किधर आ गए? कांग्रेस में। और गहलोत साहब भी कहां के थे? कांग्रेस के थे।
तो इसलिए पूर्ण बहुमत किसका हो गया, कांग्रेस का हो गया, क्योंकि पार्टी ही चेंज हो गई। अगर सपा यहां होती तो गठबंधन कहलाता। समझ में आ रही है बेटा ये बात? इसलिए परिणाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 69 में 67 में इंदिरा गांधी ही जीत कर आई थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो सवाल दूसरा अपने अगर आता है तो वो आता है राष्ट्रपति का चुनाव। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव। ये लिख लो, पहला सवाल तो आता है 67 वाला और दूसरा आता है ये। इन दोनों में से एक सवाल आपको बोर्ड में मिलेगा, या तो मिलेगा 67 का चुनाव, चौथा आम चुनाव, या क्या मिलेगा, राष्ट्रपति का चुनाव 69। इन दोनों में से आपको एक सवाल 4 नंबर का बड़ा मिलना है। इसको ध्यान से सीखना, कुछ पूछना हो तो पूछना बीच में। देखो क्या है, इंदिरा जी क्या है, प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव कौन सा जीत कर आई है, 67 का चुनाव जीता। अभी जीता ना आपके सामने, जीता और क्या बन गई, प्रधानमंत्री बन गई। जब ये प्रधानमंत्री बनी तो कहां की नेता बनी, लोकसभा की। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां तक जो बात समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लेना, है ना। अब यहां क्या हुआ, इनके कार्यकाल में इस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ये रेड्डी आपने देखा होगा सलमान खान की फिल्मों में खूब आता है, साउथ इंडिया का शब्द है, ठीक है। अब देखो मामला क्या हुआ, इस नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के 36 का आंकड़ा था। यहां से कहानी शुरू होती है अपनी। बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? चुनाव कौन सा है, 69 का। किसका चुनाव है, राष्ट्रपति का, है ना। और कब हुआ था, क्यों हुआ था, जाकिर हुसैन थे, उनका देहांत हो गया था। कौन थे, जाकिर हुसैन साहब थे, इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। समझ में आ रही है बात? तो राष्ट्रपति चुनाव कब होने हैं, 69 में। इंदिरा जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। चुनाव इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी 67 में, चुनाव कब हो रहा है, 69 में। लोकसभा का नेता कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के आंकड़ा था 36 का, जब लोकसभा थी तभी। तो इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनने पर आपत्ति जताई। इंदिरा गांधी ने कहा कि पूरे संसद में से किसी को भी खड़ा कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी को नहीं बनाना है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था। लेकिन आप देखो मामला कौन सा था, सिंडिकेट वाला, याद आ रहा है कुछ, OR वाला। इंदिरा गांधी ने पद पे बैठते सारे सिस्टम बदल दिए थे, सबको चेंज कर दिए थे। तो सिंडिकेट कौन, कांग्रेस और सिंडिकेट एक ही था। सिंडिकेट को बदला लेना था इंदिरा गांधी से। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन, नीलम संजीव रेड्डी। सिंडिकेट का उम्मीदवार कौन, नीलम संजीव रेड्डी। और बदला इनको लेना है किससे, इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी को इन्होंने कह दिया नहीं भाई, उम्मीदवार तो यही रहेगा, अब चाहे जो आप कर लो। तो इंदिरा गांधी कौन सी कम थी, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को क्या बना दिया, निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया, निर्दलीय उम्मीदवार। अब देखो पार्टी का तो उम्मीदवार बना नहीं सकती क्योंकि खुद प्रधानमंत्री रह गई उसी पार्टी से, इसीलिए वीवी गिरी को कहा कि आप खड़े हो जाओ। वीवी गिरी ने कहा मैडम मेरे तो नाम में ही गिरा हुआ हूं, है ना। किसके सामने खड़ा कर रहे हो, कांग्रेस के पार्टी के सामने, मेरी तो हार वैसे ही निश्चित है कि नहीं है। तो इंदिरा जी ने कहा मैं कह रही हूं ना, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं कह सकती थी क्योंकि
अगर डायरेक्ट कहे तो मामला ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रह गई। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा जी के इशारे पर ही वीवी गिरी को ये सीट दे दी गई और निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। अब देखो 36 का आंकड़ा, पार्टी एक, कौन सी? कांग्रेस, और एक ही पार्टी के दोनों लड़ रहे हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ कांग्रेस। 36 का आंकड़ा हो गया। ये भी कारण बना कांग्रेस के टूटने का। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस के विभाजन का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव। यहां तक की कहानी किसके समझ में नहीं आई बताओ? पूजा आदिति आ रही है? यस सर। अब यस देखो, सर। चुनाव Yes, हुआ, sir. चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने व्हीप जारी किया। ये शब्द याद रखना, लिख लो, फ्री वाली जगह पे लिख लो, व्हीप, है ना? लिखो व्हीप क्या होता है, फटाफट लिखो, टाइम होने वाला है ना? व्हीप क्या होता है? प्रत्येक दल अपने सदस्यों के लिए, प्रत्येक दल अपने सदस्यों के लिए आदेश जारी करता है। प्रत्येक दल अपने सदस्यों के लिए आदेश जारी करता है जिसे मानना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक दल अपने सदस्यों के लिए आदेश जारी करता है जिसे मानना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है ना? व्हीप जारी कर दिया तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो पार्टी से हटा देंगे, है ना? तो मामला फंस गया। कांग्रेस ने क्या जारी कर दिया? व्हीप। क्या कहा? अगर किसी कांग्रेस को वोट देना है तो वो किसको देगा? केवल नीलम संजीव रेड्डी को ही देगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब फंस गए कांग्रेसी भी। तो इंदिरा गांधी कौन सी कम थी? इंदिरा गांधी ने एक भाषण में कह दिया, है ना, कि सब किसकी आवाज पर वोट दें? अंतरात्मा की आवाज पर। अब ये भी याद रखना, इंदिरा गांधी ने क्या कहा? अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। इसका मतलब क्या है? जिन जिनको प्रधानमंत्री के साथ आना है वो तो किसको वोट दे दे? वीवी गिरी को। और जो सिंडिकेट के साथ जाना चाहता है वो किसको दे दे? नीलम संजीव रेड्डी। और इतना पागल कोई नहीं था ये नहीं जानता हो कि पावरफुल कौन है। पावरफुल तो प्रधानमंत्री होता है कि नहीं है? सारी कैबिनेट उसके पास, सारी लोकसभा उसके पास, पूरी स्कीम उसके पास, है ना? पैसा उसा सब कुछ प्रधानमंत्री के पास। तो पूरी कांग्रेस ही उठ के किधर आ गई? इधर, ये लो। और वीवी गिरी को, गिरे हुए को उठा दिया और क्या बना दिया? राष्ट्रपति। अब पंगा साफ साफ नजर आ रहा है ना? नीलम संजीव रेड्डी का टिकट कट गया, पार्टी का उम्मीदवार हार गया। और हारा भी कैसी स्थिति में? जब पार्टी बहुमत में है। लेकिन इंदिरा गांधी तो आप जान ही रहे हो पक्ष में थी, किसके? वीवी गिरी के। तो पार्टी का तो हारना ही हारना है। जब अपनी ही पार्टी के विरुद्ध में पार्टी का प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए तो पार्टी को कौन बचा सकता है? हारेगी वो तो। और राष्ट्रपति जी कौन बन गए? वीवी गिरी जी बन गए। किसके आशीर्वाद से? इंदिरा जी के आशीर्वाद से बन गए। तो ये राष्ट्रपति का विवाद था। बताओ क्या समझ में नहीं आया? कुछ पूछना है क्या? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो सवाल लिख लो। हाँ बोलो। क्लियर? लिखो, राष्ट्रपति पद का चुनाव 69 को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव 69 को स्पष्ट कीजिए। अगला लिखो, 69 का चुनाव, 69 का राष्ट्रपति पद का चुनाव किन राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण हुआ? तो ये भी याद रखना, जाकिर हुसैन। अब एक बात और याद रखना, जितने सर सेकंड क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। क्या? सेकंड क्वेश्चन दोबारा रिपीट ठीक करो। है। 69 का राष्ट्रपति चुनाव किस राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण हुआ? 69 का राष्ट्रपति पद चुनाव किसकी मृत्यु के कारण हुआ? अब इसमें एक बात याद रखना, जितने भी मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, अगर उनका कार्यकाल याद करना हो तो उनके नाम में कितने शब्द हैं उतने ही कार्यकाल रहे।
देखो जाकिर हुसैन 2 ही शब्द हैं तो 2 ही बरस का कार्यकाल रहा। फखरुद्दीन अली अहमद 3 शब्द हैं उनके कार्यकाल में तो 3 ही रहे, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम 5 शब्द हैं तो पूरे 5 साल रहे। तो ये याद रखने का ट्रिक है। यदि पूछ ले, ऐसे ही सवाल आते हैं कंपटीशन में, है ना, कि जाकिर हुसैन का कार्यकाल कितना, कितने नाम में शब्द हैं 2 तो 2 ही बरस रहे, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद जो आपातकाल में थे तो कितने शब्द आ रहे हैं 3 तो 3 ही बरस रहे। एपीजे अब्दुल कलाम कितने बरस रहे 5 बरस, पूरे 5 थे तो बीच में गए नहीं। बाकी जितने शब्द इनके नाम के थे उतना ही जीवन उनका रहा। इसके बाद लिख लो आप, कांग्रेस पार्टी के विभाजन का सबसे प्रमुख कारण था। कांग्रेस पार्टी के विभाजन का सबसे प्रमुख कारण था, आंसर लिख लो 69 का राष्ट्रपति पद चुनाव। बस इतना ही करेंगे आज, है ना, टाइम भी हो गया। आगे एक सवाल लिखो। सवाल लिखो, मैनकाइंड और जन के संस्थापक कौन है। मैनकाइंड बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है। मैनकाइंड और